नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कमर में दबी हुई नस के बारे में। कमर में नस दबने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसमें से कुछ कॉमन रीज़न होते हैं, बात करूंगा उन 3 कॉमन रीज़न के बारे में। स्लिप डिस्क हो गया, आपने सुना भी होगा कि स्लिप डिस्क हो गया है। स्लिप डिस्क की वजह से कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, झंझनाहटपन है, कुछ ऐसा आपने सुना भी होगा। डिस्क स्लिप के भी और कुछ कारण होते हैं। फर्दर डिस्क स्लिप भी डिवाइड होता है बहुत सारे रीजन्स में, और डिस्क स्लिप के ग्रेड्स होते हैं कि डिस्क स्लिप कितना हुआ है, कितने अमाउंट में हुआ है। मैं आज बात करूंगा उन सभी चीज़ों के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। तो बात करूंगा इसके दूसरे कारण के बारे में। दूसरा जो कारण होता है वो होता है बोन का डिसफॉर्मेशन हो जाना, बोन का कोई ओवर ग्रोथ हो जाना, जिसकी वजह से भी नस दब सकती है। और तीसरा कारण है आपकी कमर की या आपके हिप जॉइंट्स की कोई मसल किसी एक्टिविटी में, किसी स्ट्रेचिंग में ओवर स्ट्रेच हो गया, ओवर एक्टिव हो गया और उसमें स्ट्रेन हो गया, मसल स्ट्रेन हो गया, और मसल स्ट्रेन फर्दर स्वेलिंग में डेवलप हो गया, जिसकी वजह से उसने नस को कंप्रेस कर लिया। तो ये भी नस के दबने का कारण है। तो ये कुछ 3 से 4 कारण होते हैं बेसिकली जो नस के दबने में देखे जाते हैं। आज मैं बात करूँगा केवल डिस्क स्लिप की। डिस्क स्लिप के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या इनके ग्रेड होते हैं। ये बॉडी में हमारी डिस्क एक जेली नुमा स्ट्रक्चर होता है जो हमारी वर्टिब्राज में अरेंज होता है। हमारी सर्वाइकल से लेके कॉकेक्स तक जो वर्टिब्राज हैं, 26 वर्टिब्राज हैं, उनमें 23 डिस्क होती हैं लगी हुई, जो कि हमारी मोबिलिटी में, हमारे शॉक एब्जॉर्ब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसा कि बोन एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं, गॉड अगर हम हमारी बोन को बिना डिस्क के रख देते तो हमारी बोन में पूरे दिन घर्षण होता, आवाज़ आती और फर्दर हमें इंजरी होती, फर्दर बोन हमारा जो है ब्रेक होता। तो उसको शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए बीच में डिस्क लगा दी गई है, जिससे आप कुछ भी एक्टिविटी करें, आपकी जो वर्टिब्राज पे जो एक्सियल लोड आएगा, जो एक्सियल कंप्रेशन आएगा, वो फर्दर हर डिस्क में डिवाइड होता हुआ शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगी। उनको बोन से टकराने से वो रोक लेती हैं और शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। दूसरा इनका काम होता है कि ये मोबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। उनमें जो हमारा जो स्पाइन है उसमें सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होती है, जिससे हम फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में, पीछे की तरफ, लेटरल, साइड लेटरल और रोटेशन, सारे मूवमेंट हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं केवल डिस्क की वजह से। जो डिस्क होती है उसके सराउंडिंग एनुलस फाइब्रोसिस की एक लेयर लगी होती है, जिसके बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जेली लाइक स्ट्रक्चर एक कुशन एब्जॉर्ब का काम करता है। अब जैसे हम फ्लेक्शन होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, तो जेली लाइक स्ट्रक्चर वो मोबिलिटी को प्रोवाइड करता है। डिस्क प्रोलैप्स कैसे होता है? अब डिस्क के स्लिप होने के ग्रेड्स होते हैं। जैसे सबसे पहला तो डिस्क बल्ज हो गया, जिसमें डिस्क अपने थोड़ा सा किसी भी एक्टिविटी में अपने डिस्क पे थोड़ा सा स्ट्रेन आया और डिस्क अपनी जगह से थोड़ा सा बाहर आ गया। दूसरा होता है डिस्क प्रोलैप्स हो गया। डिस्क प्रोलैप्स में भी डिस्क बाहर ही आता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में आता है। डिस्क प्रोलैप्स में जो एनुलस फाइब्रोसिस की जो लेयर होती है वो इंटेक रहती है, वो अपनी बनी रहती है, लेकिन जेल थोड़ा सा प्रोलैप्स करता है बाहर की तरफ, और उसको जेल के प्रोलैप्स होने से एनुलस फाइब्रोसिस की लेयर टूटती तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा बाहर आ जाती है। अब जैसे ही वो अपने सराउंडिंग स्ट्रक्चर से बाहर आती है तो बराबर में से गुजर रही नसों पे वो दबाव बना लेती है, जिसी को हम बोलते हैं कमर में नस दब रही है। अब तीसरा जो ग्रीस का जो एनुलस फाइब्रोसिस की जो लेयर होती है वो हल्की सी टीयर हो जाती है, और जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा बाहर आ जाता है, और जेली लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा बाहर आने की वजह से वो डिस्क पे दबाव बना लेता है। जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन इसकी लास्ट स्टेज है, जो कि ये एक्सट्रूशन का थोड़ा सा एडवांस है। एक्सट्रूशन में थोड़ा जेली लाइक स्ट्रक्चर टूट के बाहर आया था, अब इसमें एनुलस फाइब्रोसिस की जो एजेस हैं वो तोड़ के जेली लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा बाहर आ गया, जो नसों पे फर्दर कंप्रेशन का काम करता है। तो ये 4 ग्रेड्स होती हैं PIBD की, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क की, जो हमें ये साइन एंड सिम्टम दिखाती हैं, जिसमें पैरों में बहता हुआ दर्द, नमनेस, सुनपन। अब ये पैरों में जो नसों में जो दर्द जाता है वो थाई से होते हुए काफ मसल तक जाता है। हमारी लंबर रीजन से एक नस गुजरती है, L2 से S1 तक वो अराइज होती है, और वो लंबर रीजन से गुजरती हुई पैरों में, जिसको हम शैटिक नर्व कहते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है बॉडी में। अब शैटिक नर्व में जब कंप्रेशन आता है तो वो जहाँ जहाँ भी नस हमारी जाती है पेन को ट्रैवल कराती है। ये हो गया आपका शैटिक पेन, मतलब एक तरह से शैटिक दर्द,
सियाटिका बोलते हैं इसको। तो डिस्क बल्ज होने के कारण ये चीज़ें होती हैं। अब ये जो सियाटिका का जो दर्द होता है, ये उन लोगों में ही देखने को मिलेगा जिनकी डिस्क प्रोलैप्स हुई है अपनी जगह से, डिस्क स्लिप हुई है। अब डिस्क स्लिप होने के जो कारण हैं वो ये हैं कि आप किसी जिम में या किसी भी कोई ऐसी एक्टिविटी में आपने ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर लिया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और गलत तरीके से आपने वेट को लिफ्ट कर लिया। तो जब आपने वेट को लिफ्ट किया तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुके, आपने वेट उठाया, तो जो हमारी डिस्क है वो आगे की तरफ दबने की वजह से पीछे की, आगे की तरफ कंप्रेस होने की वजह से पीछे की तरफ उसने अपने जेल को निकाल दिया। तो ये हो गया आपका मतलब डिस्क स्लिप हो गया। आगे की कंप्रेशन आने की वजह से, वज़न ज़्यादा आने की वजह से पीछे की तरफ प्रोलैप्स हो गया। ये एक तो सिंपल ये हो गया। और या आपको किसी ने पीछे से हिट कर दिया, आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपको कोई ट्रॉमा हो गया, पीछे से किसी ने हिट कर दिया, कोई इंजरी हो गई, ये इसके कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होती कि जिनमें आपने कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं देखी कि उनको चोट लगी है या उनको कोई ट्रॉमा हुआ है या उन्होंने गलत वजन उठाया फिर भी उनको डिस्क प्रोलैप्स हो गया, डिस्क बल्ज हो गया। तो उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें एक शॉर्ट वे में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। वो एक्चुअली उन लोगों में देखने को मिलता है जिन लोगों ने कोई ऐसा वर्क लिया हुआ है जिनका ज़्यादा समय तक बैठने का वर्क है, या कोई उनका ऐसा वर्क है जिसमें वो अपने पोस्चर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते। जब हम किसी भी पोजीशन में एक लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो हमारी जो डिस्क के सराउंडिंग की जो लिगामेंट होते हैं वो लिगामेंट हमारे एक तरह से शॉर्ट हो जाते हैं। ज़्यादा लंबा समय तक एक पोजीशन में बैठे रहने से हमारी जो वर्टिब्रास के जो सराउंडिंग लिगामेंट होते हैं वो टाइट होने लगते हैं, जिसको लिगामेंटम फेरम हाइपरट्रोफी कहते हैं। अब लिगामेंटम फेरम हाइपरट्रोफी होने से, लिगामेंट टाइट होने से होता यह है कि आपकी जो फ्लेक्शन और आपकी जो एक्सटेंशन की मोबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। जब मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है तो डिस्क पे लगातार कंप्रेशन बना रहता है और डिस्क का जो नॉर्मल शेप है वो भी रिड्यूस होने लगता है। जब डिस्क पे लगातार कंप्रेशन बना रहता है तो डिस्क का जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो रिड्यूस होने लगता है, अपने थिकनेस से रिड्यूस होने लगता है, और रिड्यूस होकर वो वीक पड़ जाती है डिस्क। अब डिस्क वीक पड़ गई तो डिस्क के प्रोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं। वो बड़ी आसानी से प्रोलैप्स हो सकती है, क्योंकि डिस्क की स्ट्रेंथ ही ख़त्म हो गई तो डिस्क बड़ी आराम से प्रोलैप्स हो जाती है। तो ये कारण होता है जिन लोगों, ऐसा नहीं है कि वेट उठाने से ही, ट्रॉमा से ही डिस्क बल्ज होता है, डिस्क स्लिप होता है। तो ऐसे भी कुछ कारण हैं जिनमें कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन आपका पोस्चर, आपका सिटिंग वर्क, डिस्क का एक जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कम होने लगता है, जिसको डेसिकेशन भी कहते हैं। ये आपको एमआरआई में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं डिस्क के स्लिप होने के। तो ये था आज का हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी बनाई गई वीडियो में कोई भी ऐसी जानकारी है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमें प्रमोट करें, और ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग अपने पोस्चर का, अपने प्रोलॉन्ग सिटिंग वर्क का ध्यान नहीं रखते, ज़्यादा लंबे समय तक अपना सिटिंग रखते हैं और गलत तरह से जिम में वज़न उठाते हैं, और उनको बताएं कि इन कारण भी आपको डिस्क स्लिप हो सकता है और आपको फर्दर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसकी वजह से आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।